अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? 4 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है सर। जैसे बताया था लास्ट वीक और पिछले क्लास में भी कि अगले जो हमारे सेशंस होंगे उसमें पहले सेशन में हम पढ़ेंगे और दूसरे में मैंने रैंडमली नाम लेने हैं जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी है। डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल उसकी एप्लीकेशन है किस्म की, उसमें मास मूवमेंट जो चैप्टर नंबर 15 में हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर ना आपने क्वेश्चन सॉल्व करके उसे प्रेजेंट करना है। तो इस सेशन में तो आज हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ना है, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। सेकंड सेशन में फिर जो भी मैंने नाम लिया ना, आपके पास 30 सेकंड होंगे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की। कोई रिस्पांस नहीं देगा उसके फिर मैं उसी हिसाब से फिर मार्क्स लगाऊंगा। ठीक है भाई? सर जी। सर अभी तक तो असाइनमेंट का टाइम है ना। असाइनमेंट का टाइम 1 हफ्ता हो गया ना। नहीं सर, कल तक का टाइम है ना, तो फिर अगली क्लास में आप पूछे ना। अगली में फिर कहोगे कि उससे अगले में पूछ ले तो ये। नहीं सर, अभी तक तो फुल भी मैंने तो फुल की भी नहीं है अभी तक। अरे तुमने नहीं किया हो कि और उन्होंने तो किया हुआ है ना, अफराज ने किया हुआ है, मोहसिन ने किया होगा। अच्छा जी, कितने लोग ऑनलाइन है? 12 लोग ऑनलाइन है। चले फिलहाल ये तो स्टार्ट कर लेते हैं। लाइन इंटीग्रल और ये जो एक्चुअली न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इंटीग्रेशन इन वेक्टर फील्ड। तो इसका जो आपने थोड़ा सा रिव्यू कराया था लास्ट, उसमें हम किस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है और क्या क्या टर्म्स में यूज़ हो रहे हैं और उसकी क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई थी। लाइन इंटीग्रल भी आपको बताया था कि इसमें और जो हमारे पास ऑर्डिनरी आर्म इंटीग्रल है, आर्म जो डिफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें और उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस लास्ट उसमें बताया था। अब ना इसके ऊपर जो बेसिकली ये हम कोई भी पाथ हो स्पेस के अंदर, ठीक है, उसके इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और उसे हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हमारे पास एंड के ऊपर ये फार्मूला है लाइन इंटीग्रल का, ये आपके पास वही इंटीग्रेशन है, लेकिन ये मल्टी वेरिएबल है और इसमें आप इस फंक्शन को ना सबसे पहले क्या करते हो, पैरामीटराइज करते हो, ठीक है। डीएस को हम रिप्लेस करते हैं इससे। अब ये आज हमने ये सीखना है कि डीएस को इससे कैसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको पैरामीटराइज करते हैं, ये एक्स वाई और जी, ये आपके पास एक्स भी इन टर्म ऑफ टी आप लिखते हो, वाई भी इन टर्म ऑफ टी, जेड भी इन टर्म होते हो, मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हो। तो ये जो डीएस है फिर आप इसको ना, इसको भी हमने एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखना है। तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसे है, तो आपके पास ये फार्मूला से, इसी फार्मूला से आया, और ये फार्मूला कहाँ से आया, ये सेक्शन 13.3 में। तो उसके जो टर्म्स है ना वो मैंने आपके पास इस स्लाइड में वो सारी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से इसकी बात स्टार्ट होती है, इज इक्वल टू वी टी। तो ये चैप्टर 13 से मैंने आपको कहा था रीड आउट कर ले। तो बहरहाल ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर का पैटर्न समझ आ गया।
हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ना है आज, ठीक है। लाइन इंटीग्रल के आपके पास ये इक्वेशन निकल आएगी। इस इक्वेशन में क्या है कि आप मल्टीवेरिएबल फंक्शन, उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले पैरामीटराइज करना है, डीएस को रिप्लेस करना है वी टी डी टी से। और ये कहाँ से इक्वेशन आई है, चैप्टर 13 से, और इसको हम पिछले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं जरा इसकी मैथमेटिक्स की तरफ के लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट दोबारा मैं रिवाइज कर दूँ। आपके पास कोई मल्टीवेरिएबल फंक्शन हो, ठीक है, और हम ये चाह रहे हो कि हम इंटीग्रेट करें, मतलब अब फंक्शन का तो कोई भी डोमेन हो ना, मतलब 3 डायमेंशन में उसके कोई भी डोमेन हो, ठीक है, वो जो भी इस तरह ये एरिया कवर कर रहा है, इस तरह ये 3 डायमेंशन, हम कोई एक सर्टन पाथ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कोई पार्टिकल है वो इस पाथ के अलॉन्ग इस तरह मूव हो रहा हो स्पेस में, ठीक है, ए से लेकर बी तक। तो इस मल्टीवेरिएबल फंक्शन को हम, ये इस पाथ को ओवर दैट फंक्शन हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो और वो कर्व या जो भी पाथ है वो एक्चुअली पैरामीटराइज हुए है, ये आई जे के मीन्स के स्पेस में है, ठीक है। और इसका इंटरवल स्टार्ट हो रहा है ए से लेकर बी तक, जो कि इस फंक्शन के डोमेन के अंदर है। फंक्शन के आपके पास कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब उसको आप पैरामीटराइज कर सकते हैं, ये एक्स को भी इन टर्म ऑफ टी, एच को भी इन टर्म ऑफ टी, और के को भी इन टर्म ऑफ टी, सॉरी एक्स वाई जेड, दोनों एक्स वाई जेड को, एक्स तीनों को आप पैरामीटराइज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस कंपोजिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ ए से लेकर बी तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे पास कर्व है इसको हम स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। इसमें एक सेगमेंट को एनालाइज करके कि उसकी क्या इक्वेशन बनती है, ओवरऑल को फिर से पहले हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स सम। तो ये भी वैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। पाथ की पैरामीटराइजेशन का मतलब क्या है कि ये पैरामीटराइजेशन, मैंने आपको ये भी कहा था कि लास्ट जो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन, इस कोर्स के स्टार्ट में जो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन के नाम से जो लेक्चर पढ़ा था, कर्व को कैसे पैरामीटराइज करते हैं, किसी भी लाइन को हम कैसे पैरामीटराइज करते हैं, पैराबोला को हमने किया था, सर्कल को किया था। तो पैरामीटराइजेशन का मतलब क्या और वो करते कैसे, ये हमने वो डिस्कस किया हुआ था। अब ये बात अगर आप देखें ना, इसमें एक से सर्कुलर रोटेशन है, ऊपर भी इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर भी, सिलेंडर तो पूरा एक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें इस पाथ को, मतलब ये पार्टिकल जो है ना वो इस सिलेंडर की ट्रेजेक्टरी के अंदर अंदर इस पाथ को, ये जो ब्लू लाइन है इसको फॉलो करते हुए ऐसे ऊपर जा रहा है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले इसको हम पैरामीटराइज कैसे करेंगे। पैरामीटराइज इसके ऑलरेडी हुआ हुआ है। देखिए जिस तरह आपके पास सर्कल था ना, सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। पैरामीटराइजेशन, ये सर्कल है, तो अगर ये यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल की इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। तो x को हम इस सर्कल की पैरामीटराइजेशन हमें कैसे कर दे कि हम ये x को लेते थे साइन ऑफ, सॉरी x को लेते थे कॉस ऑफ t, ठीक है, और y को लेते हैं साइन ऑफ t। जी पूछे। तो x और y की यही वैल्यू जो आपने इसी पैरामीटराइज कर दिया cos t sin t, इसको इक्वेशन में पुट कर दे, cos स्क्वायर t और sin स्क्वायर t भी आपके पास 1 के इक्वल है। जो कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो x y की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की 0 है, यहाँ x की 0 है, y की 1 है। तो cos t को, अगर t को आप पैरामीटराइज कर दें 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, और वो आप इसमें पुट करते रहे तो भी आपके पास ये पॉइंट आ जाएंगे। तो सिमिलरली ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, ठीक है, इसके ये हेलिक्स है। हेलिक्स जानते हैं, उसमें एक टर्म यूज होता पहले पहले होते थे ना टीवी के एंटेनाज होते थे, उसमें कुछ डाइपोल होते थे, कुछ आपके पास लूप एंटेनाज होते थे। पुराने जमाने में टीवी कैसे एक्सटेंड होता था ना, उसके जो एक एंटेना होता था ना, कुछ इस तरह डाइपोल होते थे, और कुछ इस तरह लूप एंटीना होते थे, और एक ना उसमें एक आध इस तरह हेलिकल होते थे, उसे हेलिकल कहते थे। हेलिकल मीन्स कि वो आपके पास ऐसे सर्कुलेट भी कर रहा हो और उसकी जो ये लेंथ है ना वो इंक्रीज भी हो रही हो, मतलब ये ऐसे सर्कल में रोटेट नहीं कर रहा, रोटेशन के साथ साथ ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसे हीलेक्स कहते हैं। अब इसकी पैरामीटराइजेशन क्या है, देखिए इसमें जैसे ही रोटेशन आ रही है और रोटेशन सर्कुलर है, तो सर्कुलर रोटेशन की पैरामीटराइजेशन हमेशा हम साइन और कॉस से करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो x है वो x को हम पैरामीटर, ये सेम टू सेम देखो ना, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको आप हटा देना, यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिस सर्कल की पैरामीटराइजेशन है, ठीक है। तो ये पूरा एक आपके पास सर्कुलर पाथ ही बन रहा है, लेकिन ये सर्कल क्या हो रहा है, ये ऐसे एक्सटेंड हो रहा है,
और एक्सटेंशन इसकी किस कंपोनेंट में आ रही है, वो आपके पास ये जेड कंपोनेंट की तरफ ऐसे ऊपर बढ़ रहा है ना। तो जो एक्स वाई है वो आपके पास ये इसकी जो रोटेशन है वो एक्स वाई प्लेन के साथ उसमें है ना। और इसमें जो इसकी एक्सटेंशन मींस कि इसकी जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो जेड है। तो बहरहाल ये आपको ऑलमोस्ट ये दिए गए होंगे, इतनी कॉम्प्लेक्स आपके पास नहीं है कि जो आपके पास अगर क्वेश्चन आएंगे वो तो यार सिंपल लाइन होगा या ऐसे कर्व होगा जिसमें इतनी कोई कॉम्प्लेक्स वो ना हो। अगर हो भी तो आपको ये वैल्यू ऐसी गिवन होगी कि इसकी पैरामीटराइजेशन ये है। तो बहरहाल ये हो गई पैरामीटराइजेशन। अब इसमें ना ये जो पॉइंट एग्जिस्ट करता है इसमें आप टी की पैरामीटराइजेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, टी को पैरामीटराइज किया गया 0 से लेकर 2 पाई तक। ये एक और एग्जांपल है कि आपके पास अलोंग द कर्व अगर आपके पास ये एक पाथ है, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आप ले ले टी नॉट से लेकर इधर टी तक। तो बेसिकली ये पैरामीटराइजेशन क्या होती है कि आपके पास ये एक पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट करते हैं कि जो इस पोजीशन से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इधर इसी पाथ को फॉलो करते हुए ये ऐसे हर पॉइंट के, तो मैंने चंद बना दिए, इन्होंने 2 बनाए हुए हैं, हर पॉइंट के ऊपर ये जो इसके ना पोजीशन वेक्टर जो इसी पाथ पे ही ऐसे इसके साथ ही रोटेट होगा। ठीक है, तो the directed distance along the curve from PT naught to any point T is, ये जो आपके पास डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्टेड डिस्टेंस है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एस टी से और वो इक्वल होता है वी टी और डी टी। और ये इंटीग्रेट होगा कहाँ से कहाँ तक, ये चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको कहा था, वैसे इसको रीड आउट कर लें। बहरहाल ये स्टार्ट होगा जो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे केस में अब आगे जाके इसको अगर हम ए कह दे, ए से लेकर बी तक, तो ये टी नॉट और टी रिप्लेस होगा ए और बी से। तो इसकी इनिशियल पोजीशन आपके पास ये टी नॉट है और इसी से स्टार्ट होगा इसी पाथ के ऊपर जो भी फाइनल पोजीशन की टी होगी वहां तक इसको ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस निकाल के देगा। ठीक है, अब डिस्टेंस स्ट्रेट स्ट्रेट होते हो तो इजी होते हैं ना, लेकिन ये कर्व से बन रही है और ये कर्व ऐसे भी नहीं कि कोई सर्कुलर है या सर्कल है, ये देखे ना इंक्रीज भी हो रहा है और आगे इसकी लेंथ वाई की तरफ भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। तो इस टाइप के पाथ को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो ये ऐसा आपके पास इक्वल होते हैं वी टी और डी टी, ये हमें गिवन होंगी, ये वी टी क्या चीज़ है और इसको विद रिस्पेक्ट टू डी टी आपने जो है ना वो इंटीग्रेट करना है। बहरहाल इस इक्वेशन को याद रखिए, हमें आगे यूज होगा। अगली बात, अगर चले ये उसी से रिलेटेड ये वाली बात है कि लेंथ ऑफ अ स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व मतलब स्पेस में कोई आपके पास इस तरह जो लेंथ हो, ये आपके पास कर्व हो, उसकी लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वो स्मूथ कर्व मीन्स को आपने स्मूथ उसमें कोई ब्रेक ना हो ना, और उसको आपने पैरामीटराइज कर दिया एक्स टी वाई टी और जेड टी, इसको आपने पैरामीटराइज कर दिया और ये इंक्रीज हो रहा हो ये जो टी है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ए से लेकर बी तक। तो लेंथ आपके पास इक्वल होगा, वैसे हम कैसे लेंथ कैसे फाइंड करते थे जो 2 पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन के, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा तो हमें ये 2 पॉइंट की वन हो देती है, लेट्स सपोज 2 1 और 1, और ये 3 स्पेस के अंदर 3 1 और 1। तो ये डिस्टेंस लेट्स सपोज को हम रिप्रेजेंट करते थे डी मैग्नीट्यूड से, हम कैसे फाइंड करते थे 3 - 2 कैसे फाइनल करते थे, माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, उसको स्क्वायर करते थे, याद है। यस सर। ठीक है, और फिर दिस माइनस दिस उसको स्क्वायर कर देते और फिर क्या करते थे अंडर रूट कर देते। ठीक है, तो अब चूंकि ये इसको आपने पैरामीटराइज कर ये वही चीज है, ये वही लेंथ का ही फार्मूला है, लेकिन अब वो लेंथ चूंकि वो ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो आपके पास मतलब इस तरह कोई कर्व से बन रही है ये, और नॉन लीनियर सी ना। तो वो आप क्या करते हो, इसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हो, तो ये स्मॉल सेगमेंट की लेंथ हम निकालते हैं। ठीक है, और ओवरऑल जो ए पॉइंट से लेकर बी तक इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करके इसे फिर क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करते हैं। बहरहाल ये लेंथ ऑफ दिस स्मूथ कर्व वो आपके पास किसकी इक्वल होगा। अब आप कहेंगे किसमें dx बाई डी टी कहाँ से आ गया जी, जी dx बाई डी टी कहाँ से आ गया सलाम जी। कोई सुन रहा है, वैसे किसी ने ये टॉपिक देखा था, मैंने आपको था इसको रीड आउट कर ले 13.3। नो सर।
नहीं रीड आउट किया हुआ तो फिर मुझे बताते, इसका मैं अलग लेक्चर बनाता। अच्छा जी, ये किस चीज़ का फंक्शन है? सर वो डर जाते हैं ना, आप गुस्सा ना करके। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? अब आप लोग तो ना कुछ पूछते हो, वो पहले पिछले सेमेस्टर में फिर भी कोई पूछता था ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, वो क्वेश्चन कैसे होता है, तो अब तो सारे चुप होते हो, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि शायद आप लोग बिल्कुल सब कुछ समझ आ रहा है और मैं आपको बोर करता हूँ ज्यादा वो एक्सप्लेन करके, तो बहरहाल। अच्छा जी, चलिए, इसलिए तो मैंने वो असाइनमेंट को प्रेजेंट करने का कहा हुआ है कि मुझे, और क्विज का मैं बता दूं, क्विज जितने में सबमिट हुए हैं तो एवरेज आउट ऑफ 10 जो है ना वो 4 बन रहे हैं। ये पूरी क्लास का मैं बता रहा हूँ। 10 मार्क्स में से आपके पास जो है ना वो मैंने मतलब मार्क्स तो 6 में लगेंगे, लेकिन मतलब आउट ऑफ 10 फिलहाल लगाए हैं ना, तो ये 4 एवरेज बन रहा है आप लोगों का। मेजोरिटी की यही 2 1 इस तरह मार्क्स बने हुए हैं, तो डबल इंटीग्रल आपसे नहीं हुआ है। और उसकी वजह ये है कि बहुत थोड़े ऑनलाइन होते हो, और अभी मैं आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोस की व्यूज बता देता हूँ, तो 2 3 उसके ऊपर व्यूज है, तो इसका मतलब कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहा, तो कैसे क्विज होगा? बहरहाल, सर एक तो मेरा था। एक तो आपका है, चले वो एक व्यू आपके, तो देखे बाकी से फिर खुद पूछ लें। चले जी, इसकी तरफ आते हैं। ये फंक्शन किसका है? ये इसको आपने फंक्शन एक्स है और पैरामीटराइज किया इन टर्म ऑफ 10, इन टर्म ऑफ 10 के टी, ठीक है। तो ये इसको जब आप इसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये डी बाई डी टी हो जाएगा, ये भी डी बाई डी टी हो जाएगा, ये भी डी बाई डी टी हो जाएगा। अब इसको आप ना इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, तो इसका स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर, इस सब के साथ डिवाइडेड बाई टी होगा। बेसिकली आपने एक्स को पैरामीटराइज किया ना इन टर्म ऑफ टी, यही बात हो रही है, ठीक है। तो एक्स टी बन गया ये, ठीक है। अब इसमें जो आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स को आपने पैरामीटराइज किया ना, जो वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स को आपने पैरामीटराइज कर दिया, वो एक्स टी बन गया, ठीक है। तो इसमें आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे ना। सिमिलरली वाई को पैरामीटराइज किया इन टर्म ऑफ टी, तो इसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ टी, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, इस तरह डी जेड बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी हो जाएगा। अब इसको ना कोई भी वेक्टर हो हमारे पास, ये वेक्टर लेट्स उसको मैं वी नाम देता हूँ, ठीक है। और ये वेक्टर हो 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो हम वी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम 2 स्क्वायर लेते थे प्लस 3 स्क्वायर लेते थे प्लस 4 स्क्वायर लेके क्या फोर करते थे? अंडर रूट कर लेते थे, ठीक है। अंडर रूट, यस। इसके अंदर क्या हो रहा है? ये आई कंपोनेंट को आपने स्क्वायर कर दिया, जे के कंपोनेंट को आपने स्क्वायर कर दिया, और के के कंपोनेंट को आपने ठीक है। स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिया, तो यही वी मैग्नीट्यूड होते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ना, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? वी से, वी मैग्नीट्यूड से, और डी टी अपनी जगह। तो देखिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ, और इस चीज को आप वी मैग्नीट्यूड से रिप्लेस करते हैं, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ गए? डी, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये जो आर्क लेंथ है, अब देखें, ये जो आपके पास पिछली स्लाइड में हमने क्या की, जो डिस्टेंस है एस टी, वो आपके पास किसकी इक्वल है? वो लास्ट इसमें हमने इसकी इक्वल कराया था ना। ये बस दोनों बातें याद रखें। ये जो आपके पास ये पिछले स्लाइड में जो डिस्टेंस है, ये पोजीशन वेक्टर का ये फार्मूला, ये जो बताए हैं, ये किसकी इक्वल है? वो इसकी इक्वल है विद द बेस पॉइंट पी नॉट, विद द बेस पॉइंट पी, मतलब कोई भी इनिशियल पॉइंट, उसको टी नॉट कहते हैं, हम ए बी कहेंगे, आप टी नॉट कहते, टी वन कहते हैं, वट एवर, टी वन से लेकर टी टू तक, या टी नॉट से लेकर टी फाइव तक, वट एवर, ठीक है। तो वो फिर आपके पास किसके इक्वल होगा? जब ये वी टी मैग्नीट्यूड है ना, तो इस वी टी मैग्नीट्यूड का मतलब ये कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर फंक्शन के अंदर, और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये वी टी की वैल्यू डिस्टेंस से आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये अब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एस टी ना, हमने वहां इंटीग्रेशन में ये एस टी को रिप्लेस करना है इस चीज से, और इस चीज का हमने बता दिया कि ये वैसे क्या चीज है, ये वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है, उसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट लेना है। तो यहाँ तक बात हुई थी कि आपके पास अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है,
और उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी उसकी कंटिन्यूअस है, ठीक है। देन दी सम अप्रोचेस टू, ये तो उसकी बात हो गई। तो ये जो इंटीग्रल के जो स्मॉल सेगमेंट है, ये यहाँ से ये बात हो रही है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इन सेगमेंट्स, ये जो इस सेगमेंट्स है ये फिर आपके पास इक्वल होंगे टोटल। वो पूरे फंक्शन को आप इन सेगमेंट्स ओवर दिस सेगमेंट्स आप क्या करेंगे, एक सेकंड। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। एक सेकंड यार, एक सेकंड। ओके सर। अच्छा जी। तो इस पर्टिकुलर बात का कहाँ तक बात हुई थी? ये तो डिस्कस हो गया था, एक सेकंड, ये जरा इसमें गन मच गया है, ये मैं मिटा दूं। कहाँ तक हुई थी बात? यस सर, आप इसके बारे में बता रहे थे। क्या बता रहा था मैं? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो और उसको आपने स्मॉल सेगमेंट डेल, ये डेल्टा एस के में आपने वो मतलब डिवाइड किया हो, छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट में ना उनको डिवाइड किया हुआ हो, तो जब आपके पास जितनी आप इस एन को इंक्रीज करेंगे, ये जो डेल्टा एस के है वो आपके पास स्मॉल होते रहेंगे। देखिए ये आर्क लेंथ है, अगर आप मतलब बड़े बड़े इसमें सेगमेंट में से डिवाइड कर दे, ये आपके पास डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। अब ये एन नंबर ऑफ डेल्टा एस में आपने से डिवाइड कर दिया ना, तो इसको आप अगर सेगमेंट्स को आप इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज का मतलब ये ना कि ये जो डेल्टा एस है ये स्मॉल होता रहेगा, और जितने आप एन को इंक्रीज करेंगे उतनी आपके पास डेल्टा एस के जो ये स्मॉल सेगमेंट्स है ये आपके पास अप्रोचेस टू जीरो होंगे, ठीक है। और वी कॉल दिस लिमिट द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द कर्व फ्रॉम ए टू बी। और हम इसके जो लिमिट है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द कर्व, ये ए से लेकर बी तक हम उसको इसका लाइन इंटीग्रल कहेंगे। और इस कर्व को जस्ट इंटीग्रल के बॉटम में हम ये जस्ट सी लिखते हैं, जो कि बता रहे हैं कि हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये इस कर्व को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस कर्व या कोई भी आगे लाइन भी हो, इस तरह इवन स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन उसमें ना जब हम उसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं, लाइन और उसका लाइन का इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं, तो ये उसके बॉटम में हम क्या लिखते हैं, ये सी लिखते हैं। और ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये डेल्टा एस के बजाय हम क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे, डेल्टा एस के लिए डी एस लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। तो और इसे हम क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर दिस कर्व सी। तो ये बेसिकली लाइन इंटीग्रल की इक्वेशन है, ठीक है। कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, उसके अंदर एक पाथ है, दिस पाथ स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, तो उस पाथ की इंटीग्रेशन आपके पास किसकी इक्वल होगी, वो ये उसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के बॉटम में हम सी जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये इस कर्व की इंटीग्रेशन है ऑफ दिस मल्टी वेरिएबल फंक्शन
ओवर द स्मॉल सेगमेंट ds। अब अगेन ये चूंकि आपके पास ये आप देखेंगे मतलब इस पाथ तो आपके पास सिंगल डायमेंशन ही होता है, लेकिन चूंकि ये स्पेस में है और मल्टी वेरिएबल फंक्शन के में किसी पाथ को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस वजह से ना इस और है ये सिंगल इंटीग्रल, तो इसके लिए हमने ये एक्स वाई और जी का ना इसकी वैल्यू को किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है, और उस सिंगल वेरिएबल में स्टोरेज की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उसे हम पैरामीटराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम पैरामीटराइज करेंगे इन टर्म ऑफ टी, और डी जब आप इसे पैरामीटराइज करेंगे इन टर्म ऑफ टी, आपके पास एक्स भी इन टर्म ऑफ टी आ जाएगा, वाई भी और के भी। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि ये डी एस आपके पास एक और वेरिएबल है, बाकी टी हो गए, तो इस एस को आपने रिप्लेस करना है यहाँ से, और डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आपके पास इक्वल है दिस वी टी मैग्नीट्यूड और डी टी। तो इस एस की बजाय डी एस की बजाय हमने सिंपल इंटीग्रेशन में क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो बहरहाल ये आपके पास लाइन इंटीग्रल है, और लाइन इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है। इस समरी को, इस कहानी को आप जरा वो करते हैं, समराइज करते हैं कि अगर हमें कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन हो, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, और ओवर अ कर्व सी से हमने इंटीग्रेट करना हो, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उस पाथ की स्मूथ पैरामीटराइजेशन करनी है, मींस कि उसको पैरामीटराइज करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, बोले, पैरामीटर। उसको पैरामीटराइज करना है। ठीक है, उसे कैसे करेंगे आप इस पे आगे प्रॉब्लम करते हुए मतलब इजी इजी होंगे, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अगला क्या करना है, बस उसकी वैल्यूज को पुट करना है इस इंटीग्रल के अंदर। ये आर टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, वो जो फंक्शन को हमने पैरामीटराइज कर दिया उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और उसको इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर बी तक। वो ए से लेकर बी कौन सी वैल्यू होगी, वो हमने ऑलरेडी पैरामीटराइजेशन के दौरान जो है ना वो निकाली होगी। इस पर जल्दी एक प्रॉब्लम करते हुए आप समझ जाओगे फर्दर। ये आपको कहाँ जा रहा है कि इवॉल्वेटिंग द लाइन इंटीग्रल, आप क्या करें, इंटीग्रेट कर ले इस फंक्शन को। ये कौन सा फंक्शन है, ऑफ एक्स वाई जी, तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। ठीक, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ओवर अ लाइन सेगमेंट सी। अब देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ, पिछले सेशन में भी आपको बताया कि लाइन इंटीग्रल और इस इंटीग्रल में जो नॉर्मल इंटीग्रल था उसमें फर्क है कि जो वो इंटीग्रल था वो इस कर्व की नीचे ये एरिया में निकाल के दे रहा था, क्योंकि वो सिंगल वेरिएबल होता था ना, ऐसे कोई लाइन होता था ना, ये लाइन क्या, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल एक्स बनेगा। ठीक है, ये एक्स है, यस और लीनियर। इसे आप अगर, हाँ लीनियर है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करें 0 से लेकर 1 तक, तो वो मुझे ये वाला एरिया निकाल के देता है। लाइन इंटीग्रल में यस क्या कर रहा है, करेक्ट। वो मुझे इस लाइन को इंटीग्रेट कर रहा है, इस लाइन को इंटीग्रेट करके दे रहा है। ठीक है, इसके नीचे एरिया नहीं है, इस लाइन को इंटीग्रेट मतलब इस लाइन के जो ये सेगमेंट्स है ना छोटे छोटे, मैं ये तो चलो स्ट्रेट है, इसमें तो अभी स्ट्रेट वैल्यू निकलेगी, लेकिन कोई कर्व हो तो उसको स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करके उसको सम अप करके हमें दे रहा है। बहरहाल तो हमने वहां देखा, और ये हमें बात गिवन है कि ये ओरिजिन टू द पॉइंट दिस, मतलब 0 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन से लेकर स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक, ये 1 1 1 तक, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले काम हमने वहां क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पढ़ा, इसको क्या करना है, पैरामीटराइजेशन करना है, पैरामीटराइज किस चीज की, लाइन की पैरामीटराइजेशन करनी है। लाइन। अब इसका जो सबसे सिंपल वे, तो लाइन की पैरामीटराइजेशन क्या कैसे करते हैं, तो लेक्चर नंबर 14 में आई थिंक हमने ये डिस्कस किया हुआ था, 13 14 में, तो वो भी आप देख सकते हैं दोबारा वीडियो। एनी हाउ, ये चूंकि सिंपल है तो सिंपल, इसका मतलब ये ना कि ये देखें कि ये जो आपके पास, इसको मैं एक वेरिएबल में इसको जो है ना वो स्टोर कर लूँ, और उसमें जब मैं इनिशियल वैल्यू पुट कर लूँ उस टी की, उस वेरिएबल की, तो मुझे पास ये लोअर बाउंड आ जाए, लोअर बाउंड इसकी आ जाए, और जब मैं हाईएस्ट वैल्यू इसके पुट कर लूँ फाइनल वैल्यू, तो मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ नीचे आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी है, तीनों की वैल्यू क्या है, वो 0 0 0 है। क्लियर है, तीनों की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जीरो। जी की वैल्यू क्या है, वो 0 0 0 है। ठीक है, अब इसकी स्मूथ पैरामीटराइजेशन के लिए अगर मैं वो लेक्चर खोल सर लूँ, जीरो कहाँ पे है? जी वो 0 तो होगा। मुझे ये कोई बताए, ये टी 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 क्यों लिखा हुआ है, सर क्योंकि डिफरेंशिएट जब करेंगे तो टी से होगा ना, डी टी बाई डी टी में नहीं से। वो तो बात की बात है, वो तो जब हम डी इसको वो तो बात की बात है, पहले इसकी पैरामीटराइजेशन करते इस लाइन को हम, पैरामीटराइज। हाँ इसको सर आप, पैरामीटराइजेशन करने के लिए भी डी चाहिए है। यस पैरामीटराइजेशन सर। इसकी ऑलरेडी हो गई है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये टी टी क्यों क्या हुआ है। और एक बात याद रखिए कि वी कैन थिंक ऑफ, ये हमने खुद सोचना है कि ये कैसे सर ये पैरामीटराइज कॉमन होगा। लेने के लिए था। नहीं नहीं, कॉमन क्यों लिए हैं, सर सर टी कॉन्टिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअस तो है,
बस ये क्वेश्चन ही मेरा इनवैलिड है भाई। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये ऑलरेडी पैरामीटराइज हो गया है, और ये आपके पास की सबसे सिंपलेस्ट पैरामीटराइजेशन यही हो सकती है कि x की वैल्यू भी आप एस टी ले लें, y की भी t ले लें, और z की भी के t ले लें, ठीक है। एक्टिविटी और यस t पे आप लिमिट लगा ले 0 से लेकर 1 तक। तो जब 1 इसमें तक मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास तीनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0। वो इस लाइन का ये बॉटम है ना। और जब इसमें ये फाइनल यस वैल्यू मैं पुट कर लूँ 1, तो तीनों क्या हो जाएंगे, 1,1,1 हो जाएंगे, यही फाइनल पॉइंट है ना। तो दरमियान के लिए भी वो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे मतलब स्लोप है। तो आप इसमें 0.5 पुट करेंगे, 0.5, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.5 0.5। बहरहाल ये इस लाइन की पैरामीटराइजेशन है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट पैरामीटराइजेशन है। दूसरा हमारे पास इंटीग्रल में क्या चीज थी, v मैग्नीट्यूड था ना लाइन इंटीग्रल के फार्मूले में। ये क्या है दूसरी चीज, वी टी है ना। यस सर वी टी मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आपके पास इस आर टी की जो आपने ये लिए हुए है ना, दिस, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड हाँ इसका मैग्नीट्यूड। आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के और अंडर रूट। नहीं नहीं मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना सर। जी, इसका डेरिवेटिव लेके इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना। फार्मूले में क्या था, बेसिकली दिस बाय वो डी टी था ना, ये जो लेंथ की फार्मूला है ये मैंने ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी। अब इसमें x को पैरामीटराइज कैसे किया गया, वो ये बेसिकली x को पैरामीटराइज किया ना t, y भी पैरामीटराइज हुआ है t, और z भी पैरामीटराइज हुआ है t। तो सबसे पहले इस चीज का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना। मैं जरा इसको इरेज कर दूं। इसका आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका क्या आएगा, 1i आएगा। इसका क्या आएगा, 1j आएगा। और इसका क्या आएगा, 1K 1k आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये उन्होंने जरा डायरेक्ट किया हुआ है ना इसको, मैग्नीट्यूड मींस कि उसका पहले डेरिवेटिव लेके फिर किया हुआ है ना। तो यहाँ फिर इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर इसका आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ सारे 1 1 टी टी का 1 1 आएगा, तो 1 इन सब का मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेके अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। सो द पैरामीटराइजेशन इज स्मूथ, द इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर द कर्व, इसमें जस्ट पुटिंग कर ले, ये वी टी की वैल्यू ये पुट हो गई, डी टी फार्मूले वाला अपना। और फंक्शन एक्स वाई जी को एज आपने जो पैरामीटराइज करते वो एक्स भी टी में पैरामीटराइज, लेट्स सपोज अगर कोई टी स्क्वायर होता ना, टी एक्स तो टी होता, लेकिन वाई को आपने पैरामीटर लेट्स सपोज ऐसे सपोज करते, तो इसके ऊपर फिर क्या होता, वो टी स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है। और जेड पैरामीटराइज होता है लेट्स सपोज 2 टी से, तो फिर उसकी वजह हम 2t लिखते हैं, जो कि इस केस में तो सारे t है, आगे जाके हम करेंगे उसमें एक और आता है फिर। तो मींस कि जो फंक्शन है ना ये एक्स वाई जी, ये एक्स भी अब वहाँ t में पैरामीटराइज हुआ, y भी और z भी, तो इसलिए वहां तीनों t t t लिखे हुए हैं, ठीक है।